Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will continue our topics related to the simple direct current circuits, okay, in which we have studied about the types of the electric cells. Today we will discuss in the detail of the electrochemical cell, okay. So come back. Today's topic is electrochemical cell. Electrochemical cell. Okay, you know very well about this. Electrochemical cell is that electric cell which converts chemical energy into electrical energy. Okay, so today I will try to form a electrochemical cell. Okay, so for this we take a vessel. Suppose this is a vessel. ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस वैसल को एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जो लिक्विड हो सकता है, आपका सॉलिड हो सकता है, उसे हम क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम सेल की जो कंसेप्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। देखिए, नेचर का लॉ ये है कि कोई भी सिस्टम आपके पास है वो अपने सराउंडिंग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही फॉर्मेशन करता है, अपनी स्टेट को फॉर्म करता है। और हमेशा हर सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है नेचर के कि वो हमेशा अपने को स्टेबल करने की कोशिश करता है और अपनी एनर्जी को मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो यदि कभी भी आप देखें कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन मिले किसी सिस्टम को, या आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि आपको वो सिचुएशन अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम एनर्जी पर मिलती है, तो आप उस कंडीशन में ट्रांसफ़र होने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। सपोज़ करिए कि एक ऑब्जेक्ट आपका है जो इस लेवल पर है, एक इससे लोअर लेवल है, तो आप कंसेप्ट समझिए पोटेंशियल एनर्जी का कि यदि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। तो यदि इसे किसी भी समय कभी ऐसा मौका मिला कि वो यहाँ पर आ जाए, तो आप देखिए, इसे ज़रा मौका दीजिए तो तुरंत ये कहाँ पर जंप करेगा, यहाँ पर। तो नेचर में ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने सिस्टम को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है, हमेशा उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है जिसमें उसके द्वारा एनर्जी कम से कम खर्च की जाए, ठीक है ना। तो देखिए, ज़रा समझिए, जब आप नेचर की बात करते हैं तो नेचर में आपका क्या है कि आपको पता है कि एटम्स होते हैं और एटम्स के कंबाइन होकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनते हैं।
देखिए जब एटम्स से आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उसमें आपके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कुछ और एनर्जी चाहिए। सपोज़ करिए कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन एटम है, तो आप देखिए जब इन्हें कंडीशन दी जाएगी तो यहाँ एक HCl मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। लेकिन यदि हाइड्रोजन एटम को Cl के कंपैरिजन में कोई अनादर ऐसा एटम मिल जाए कि जिसके साथ रिएक्शन करने में इसे कम से कम एनर्जी रिलीज़ करनी हो विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो ये क्लोरीन को छोड़कर उस एटम के साथ क्या करेगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ज़रा क्लियरली, सपोज़ करिए कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है, एक Cl एटम है और एक आपके पास I है। तो इनमें से ये किसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि HCl के साथ रिएक्शन करने में इसे अधिक एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, अधिक एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए वो Cl के साथ रिएक्शन ना करके वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, I के साथ रिएक्शन करेगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम नेचर से एक ऐसे सॉल्यूशन को उठाकर लाएंगे जिसे नेचर ने अपने आप फॉर्म किया है, यानी कि नेचर ने अपनी एनर्जी उसे बनाने में यूज़ कर ली है, लेकिन हम उस सॉल्यूशन को एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे उसके द्वारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनने पर कम एनर्जी यूज़ की जाए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि नेचर से उसने ज़्यादा एनर्जी ली है मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, और हम उसे ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण जो आपकी रिमेनिंग एनर्जी होगी वो आपको मिल जाएगी। और वो किसकी फॉर्म में मिलेगी आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। तो देखिए ऐसा सॉल्यूशन मैं क्या लेकर चलूँगा यहाँ पर, तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन हम लेकर चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सपोज़ कीजिए कि आपके पास इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन है, H2SO4 फिल कर दीजिए। ज़रा कंसेप्ट ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा इसका। हम नेचर से हर उस पार्ट को उठाकर लाएंगे जिसके फॉर्मेशन होने में अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ी हो, तो फिर हमें ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उसे अब नया सॉल्यूशन बनाने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत हो, तो जिसके कारण जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है ना। देखिए ये आपका सॉल्यूशन किसका हुआ, H2SO4। क्लियर है ना। चलिए H2SO4 हमें नेचर ने अवेलेबल करा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिचुएशन देंगे जिससे कि ये आपका ईज़िली अनदर सॉल्यूशन फॉर्म करे और जो एनर्जी बचे वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल जाए। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि H2SO4, यदि H2SO4 आपको फॉर्म करना है तो H से आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करना होगा, खींचना होगा, और हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए आपको बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है ना। तो नेचर से आपने ले ली, तो हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसे ऐसे एटम्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में SO4 को ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ ना करनी पड़े, ज़्यादा एनर्जी यूज़ ना करनी पड़े। तो ऐसा कौन होगा, वो आप देखिए, इसकी जो ऑर्बिट है वो आपकी ये फर्स्ट ऑर्बिट होती है, जो आपका क्या होगा, न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होती है। तो हम ऐसे एटम्स लेंगे जिसमें आपकी जो ऑर्बिट्स होंगी इसके कंपैरिजन में क्या हो, ज़्यादा दूरी पर, ज़्यादा डिस्टेंसेस पर हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वे न्यूक्लियस से फार डिस्टेंसेस पर हो। जैसे आपके पास चॉइसेस है एल्यूमिनियम की, कॉपर की, जिंक की, आप तीनों ही इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तीनों से ही हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी होगा। तो सबसे पहले आप चॉइस करिए, बताइए आप किसको यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमें टू इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। क्या लेने हैं, 2 मेटल्स लेनी है। तो सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये हमने एक मेटल प्लेट ली, ये आपकी क्या है, यहाँ पर मेटल प्लेट। अब ये मेटल प्लेट किसकी है, सपोज़ कर लीजिए कि आपने ये मेटल प्लेट, आप कंपैरिजन करिए कौन सा ले रहे हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आपने ये मेटल प्लेट जो है एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम और
कॉपर की ली है, तो तब क्या होगा, आप देखिए इन दोनों में भी आपको कंपैरिजन करना हो। देखिए मेटल प्लेट जो आप लोगे वो डिफरेंट मेटल्स की लेनी होगी। ऐसा क्यों है आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो अब आप इनमें से देखिए, मैंने एक और इसमें एल्यूमिनियम प्लेट ली और दूसरी ओर मैंने क्या किया कि एक क्या कर लिया, कॉपर प्लेट। तो इधर जो आपकी ये मेटल प्लेट है ये किसकी है, कॉपर की, और इधर जो मेटल प्लेट है ये आपकी किसकी है, ये आपकी हो गई एल्यूमिनियम की। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो H2SO4 का जब सॉल्यूशन है तो अब इसे दो कंडीशन मिली कि ये HCO के साथ सॉल्यूशन फॉर्म करे या एल्यूमिनियम के। अब आप देखिए इन दोनों में से सबसे आउटर ऑर्बिट में किसका इलेक्ट्रॉन है, इसका, तो इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इस H2SO4 के लिए ज़्यादा इजी होगा। जैसे ही आप इस H2SO4 के सॉल्यूशन में इस मेटल प्लेट को, कॉपर मेटल प्लेट को एम्बेडेड करोगे तब क्या होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा कि H2SO4 जो आपका होता है, यदि आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो क्या होगा, ये आपका 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके SO4 माइनस माइनस होंगे और साथ में आपके H प्लस एटम आयन्स होंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। तो यहाँ पर आपके H प्लस आयन होंगे और SO4 माइनस माइनस के आयन आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। अब चलिए, अब CO माइनस माइनस को क्या है कि H2SO4 की जगह उसे एक नया सॉल्यूशन बनाना है जिसमें उसे कम एनर्जी यूज़ करनी पड़े। ये तो मजबूरी थी कि नेचर के पास दूसरी कोई सिचुएशन नहीं थी कि उसे H2SO4 ही बनाना पड़ा, और उसे बनाने के लिए नेचर ने अपनी एनर्जी खर्च की, ठीक है ना, और उस नेचर की एनर्जी को अब इस H2SO4 से हमें लेना है, ठीक है, इसे इजी सिचुएशन प्रोवाइड कराकर। अब देखिए ये क्या होगा, SO4 माइनस माइनस इस कॉपर प्लेट के पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपके निगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से निगेटिव चार्ज नीचे आया तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर है ना। तो इस टाइप से, क्लियर यहाँ तक। तो अभी देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, ये यहाँ पर तब तक नहीं आएगा जब तक ये H2SO4 क्या नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा। तो अभी तो इसने ये सिचुएशन, इसने लालच दिया कॉपर प्लेट ने इसे, ये आयनाइज हुआ। ये आयनाइज होने के बाद इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, सॉरी, ये रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप, जब तक यहाँ से ये निगेटिव चार्ज नहीं हटेगा तब तक ये पॉजिटिव चार्ज इस SO4 के साथ कंबाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ये फ्री नहीं होगा और तब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, इस निगेटिव चार्ज को यहाँ से हटाना है, यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो इस निगेटिव चार्ज को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया कि सर्किट कंप्लीट किया। सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, एक हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये सर्किट क्या किया, कंप्लीट किया। सर्किट क्या कर दिया, कंप्लीट। तो तुरंत ये आपको एक पाथ मिलने के बाद ये सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये
ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे ही ये सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, तुरंत ये SO4 का प्लस यहाँ पर है, SO4 का प्लस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर आया। अब इस H प्लस आयन के पास, इस H प्लस आयन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये H प्लस आयन रिसीव करने के बाद, H प्लस आयन जब इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा आपको, यहाँ पर 2H प्लस आयन ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए। तो यहाँ से आपकी कंबाइन होकर H2 गैस बनेगी। तो यहाँ से आपकी H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी नेचर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिए जो आपके H2 आयन्स हैं वो आपके इधर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं और ये वाले आयन्स आपके इधर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये आपकी क्या है, निगेटिवली चार्ज क्या है, प्लेट है। और ध्यान रखिए जब तक आपका ये यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ऐसे मूवमेंट हुआ ना इलेक्ट्रॉन का, तो आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हुआ तो करंट कैसे जाएगी आपकी, देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हुआ तो करंट आपकी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, कैसे जाएगी, इधर से इधर की ओर जाएगी, है ना। और ये यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा ना, इधर निगेटिव चार्ज आपका इकट्ठा होगा और क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये आपका पॉजिटिव है, सॉरी। तो ये आपकी करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था आपका, ऐसे मूव किया इलेक्ट्रॉन ने, तो करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर देखिए कैसा टर्मिनल आया आपका, ये आपका बन गया एनोड, क्या बन गया, एनोड। और ये बन गया आपका कैथोड, क्या बन गया, ये इधर आपका निगेटिवली है तो ये कैथोड है, ये आपका पॉजिटिवली है तो ये आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोलिए, बोलिए क्या बनेगा। देखिए जब आप इसे यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ पर ये आपका इसके रिपेल्सन के कारण निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन चलकर यहाँ नहीं आएगा और जब तक ये यहाँ से फिनिश नहीं होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से फ्री नहीं होगा और जब तक ये नहीं फ्री होगा तब तक H2 गैस नहीं निकलेगी। और यहाँ से ये एटम्स, जैसे ही आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री करोगे तुरंत यहाँ Zn प्लस प्लस आकर इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से ZnSO4 क्या बनेगा, बन जाएगा। तो Zn प्लस प्लस आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, SO4 माइनस कॉपर है Cu, सॉरी कॉपर है Cu प्लस प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, SO4 माइनस माइनस के, और यहाँ से आपको मिलेगा CuSO4 का सॉल्यूशन। तो ये आपका CuSO4 के सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो निगेटिव है वो कैथोड है, जो पॉजिटिव है वो आपका क्या है, एनोड है। और इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, क्या बोलेंगे, इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। और ये जो सॉल्यूशन है ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो फिनोमिना यहाँ पर होता है इसमें जो आयंस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। अब जरा एक बात और सुनिए कि सबसे पहले जो आपकी सेल फॉर्म की थी, सबसे पहले जो फॉर्मेशन सेल का किया था वो किया गया था वोल्टा द्वारा, इसके द्वारा वोल्टा। तो इसलिए इन टाइप की सेल्स को ये भी बोलते हैं वोल्टेक सेल, क्या बोलते हैं, वोल्टेक सेल्स। और जो ये वेसल होता है इसे हम वोल्टा के नाम से ही जानते हैं जनरली,
ठीक है, सिल्वर वोल्टा, कॉपर वोल्टा, इस तरीके से इनके नाम दिए जाते हैं। यदि आप ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जो आपका ये मेटल्स होंगी इन पर डिपेंड करेगा। यदि आपकी सेम क्या हुआ, यदि ये आपकी सेम मेटल्स होती दोनों, तो यहाँ भी निगेटिव होता और यहाँ पर भी क्या डेवलप होता, निगेटिव चार्ज ही डेवलप होता, जिसके कारण यदि आप सर्किट को कंप्लीट करते तो करंट का फ्लो नहीं होता, क्योंकि दोनों की जो पावर है स्ट्रेंथ मेटल्स की वो सेम होती। अब यहाँ पर हमने एक लो पावर रखी, एक हाई पावर रखी। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एल्यूमिनियम की वो कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। बात समझ ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर है इससे, तो इससे ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी कंपैरिजन में अधिक फ्री होंगे, जिन्हें रिलीज़ करने के लिए आपको इसकी कंपैरिजन में कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार से आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। तो जो आपका एक्सटर्नल सर्किट है उसमें करंट आपका हायर पोटेंशियल टू क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल में आपका करंट फ्लो करता है। आउटसाइड द सर्किट, आउटसाइड द सेल करंट flows from higher potential to lower potential, है ना। तो ऐसे जाएगी इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस डिस्कशन के बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इनसाइड द सेल देखिए क्या होगा, इनसाइड द सेल जैसे ही आप देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हुआ ना, और आयंस देखिए आपका SO4 माइनस इधर मूव कर रहा है, SO4 माइनस इधर, यानी कि निगेटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज ऐसे। और जो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आया ना, तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ वो आपका क्या है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इनसाइड द सेल करंट flows from lower potential to higher potential। अब जरा इसे एनालाइज करिए आप दोनों बातों को। सपोज कर लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाना है। तो लोअर पोटेंशियल से जब हायर पोटेंशियल पर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखिए ये ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रहा है ना चार्ज का, बट सेल के अंदर इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, ये जो नेचुरल एनर्जी आपकी है जो H2SO4 से रिलीज़ होगी, ZnSO4 बनने में वहाँ से मिलेगी। तो जब पहले साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एनालाइज किया तो उन्हें देखने पर ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को कोई भेजने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सेल के द्वारा इन आयंस को, पॉजिटिव आयंस को हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक भेजने के लिए कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है जो हमारे लिए अभी अननोन है। क्लियर है ना। तो उस फोर्स को वहाँ पर नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कि जो अननोन सोर्स है जिसके द्वारा, अननोन फोर्स है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को
हायर टू लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज को लोअर टू हायर पोटेंशियल मूवमेंट कराया जाता है, पुश किया जाता है। तो वो जो है कोई अननोन फोर्स है जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक वर्ड तो निकल कर ये आया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। दूसरा यहाँ पर एक टर्म और है कि जब ये आयन्स इस सॉल्यूशन के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स इसके मूवमेंट का क्या करता है, अपोज करता है, एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है इन द पाथ ऑफ द आयन्स, वो क्या कहलाता है, इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। जैसे आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है मेटल्स के केस में, ऐसा ही यहाँ पर होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर है ना। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो करंट फ्लो होता है वो इन फॉर्म ऑफ आयंस होता है, नॉट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट इन द कंडक्टर जो आपका करंट फ्लो करता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस। ओके, यहाँ पर आपके पॉजिटिव निगेटिव आयन दोनों के कंट्रीब्यूशन से करंट फ्लो करेगा। मेटल्स में आपका ओनली ऑन निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स यहाँ से निकल कर आई, कुछ टर्म्स यहाँ से निकल कर आई, जिसमें आपका क्या है कि इंटरनल रेसिस्टेंस है और वो अननोन फोर्स है जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो भी है वो अपोजिट पोटेंशियल्स के बीच में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लोअर टू हायर मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज और हायर टू लोअर मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा हमें फोर्स की ज़रूरत है, जो फोर्स जैसा दिखाई देता है, उसे हम नाम ने दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट आफ्टर सम टाइम ये पता चला कि ये जो मूवमेंट है ये किसी फोर्स के कारण ना होकर ये तो आपका जो मूवमेंट हो रहा है नेचुरल एनर्जी के कारण हो रहा है। जो नेचुरल एनर्जी आपको H2SO4 से जो एक्सिस अमाउंट H2SO4 की थी जो एनर्जी की, वो आपको मिली और उस एनर्जी की हेल्प से आपकी चार्जेस का इस सेल के इनसाइड क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो बाद में पता चला, बट फिर भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नाम को चेंज नहीं किया गया, बट डेफिनेशन एनर्जी बेस्ड आपकी बनाई गई। ठीक है ना। तो वैसे तो ये आपका ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को थोड़ा सा रिलेट किया जाता है, उस मैं रिलेट भी करूँगा प्रैक्टिकली आपको यहीं पर, तो उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द सेल्स, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कि आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए नेचर्स में जो पहले से बना हुआ हो, और उस सॉल्यूशन में जो एनर्जी लगी है नेचर की वो काफ़ी लार्ज अमाउंट हो। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि आपको यदि उससे करंट लेनी है आपको, तो उसके लिए आपको ऐसी मेटल्स चाहिएंगी जिनसे ये रिएक्शन कर सके सॉल्यूशन, और रिएक्शन करने पर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को फॉर्म होने में इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम एनर्जी यूज़ होती हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया। आप यदि जिंक और कॉपर लोगे तो जिंक से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है और कॉपर का 29। तो फिर ये निगेटिवली चार्ज जिंक होगा और ये वाला आपका कॉपर पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्लियर है ना। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखें। बट यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान रखें, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। तो फिजिक्स में तो अनदर वे में डिफ़ाइन किए जाते हैं कैथोड एनोड, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैथोड एनोड को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान से रखिए। तो थोड़ा सा यदि फिजिक्स की बात की जाए तो आपका जो हायर पोटेंशियल होता है वो आपका एनोड कहलाता है, जो लोअर पोटेंशियल होता है वो आपका कैथोड कहलाता है। बट जो आप केमिस्ट्री में बात करते हैं तो जिस इलेक्ट्रोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है उसे हम आपका कैथोड बोलते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कुछ वैसे तो कुछ सभी केसेस में आपका मैच करेगा, बट कुछ केसेस में, कुछ एग्जांपल्स में आपके थोड़ा जस्ट अपोजिट काम होता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन पॉइंट्स को डिस्कस करिएगा।
और समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ही एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि आलू से आप क्या करते हैं, किसी एलईडी बल्ब को जला सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आलू में जो होता है आपका स्टार्च होता है, जो कि एक नेचुरल सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप क्या करिए कि उसे मेटल प्लेट्स प्रोवाइड करा दीजिए, डिफरेंट मेटल प्लेट्स। तो वो स्टार्च जो है अपने सॉल्यूशन को क्रैक करके इलेक्ट्रोलाइज करके क्या करेगा कि इनके साथ अपना सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, जिससे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो स्टार्च बनने में लगी थी, और वो आपकी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। Okay, tomorrow I will discuss your next topic, internal resistance and electromotive force, and then I will study the relation for the electric cells, which is very important according to your examinations. Okay, thank you for watching this video.